नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 10 हिंदी MIL के परिपूरक पाठ वैचित्र्यमय असम से मटक जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाठ को शुरू करते हैं। परिचय मतलब मटक लोगों के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन। मटक असम की एक प्राचीन ताई मंगोलीय जनसमुदाय है। मटक प्राचीन ताई मंगोलीय जनसमुदाय का एक अंश है, एक पार्ट है। मटक ताई भाषा का शब्द है। मटक जो शब्द आया है वो शब्द भी ताई भाषा से ली गई है। समुदाय का मतलब दल, समूह या झुंड भी कह सकते हैं, मतलब जहाँ पे लोगों का भीड़ होता है, लोग जहाँ पे रहते हैं, ऐसे। ताई भाषा में मौ का अर्थ शक्तिशाली, बुद्धिमानी यानी या ज्ञानी। ताई भाषा में वो जो मटक का मौ जो है, उसका मौ का शब्द का मतलब होता है शक्तिशाली, जिसमें बहुत ज़्यादा बल होता है, बुद्धिमानी जिसका दिमाग बहुत चतुर चालाक होता है, ज्ञानी जिसमें बहुत सारा ज्ञान होते हैं, और टक का अर्थ है उपयुक्त, कोई भी चीज़ का उचित जो चीज़ होता है, तुलना, तोलना, वेट मापना, ठीक है। और तराजू वेट मशीन जिसे कहते हैं हम लोग हैं, परीक्षित है, अर्थात उपयुक्त, ज्ञानी, शक्तिशाली, विद्वान लोग, या इसको एक साथ मिलाकर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वो उपयुक्त है, ज्ञानी है, शक्तिशाली है और विद्वान लोगों को मटक कहा जाता है। 1228 ईस्वी सदी में चुकाफा के असम नामक इस भूखंड पर पहाड़ों के रास्ते आते समय प्राचीन असम के सोमारपीठ में मटक लोग छोटे छोटे राज्य गठित कर एक एक मुखिया के अधीन निवास कर रहे थे। 1228 ईस्वी सदी में, मतलब ख्रीष्टपूर्व शताब्दी में, चुकाफा के असम नामक इस भूखंड में, मतलब तब चुकाफा के नाम से असम को जाना जाता था, उस भूखंड पर, उस जगह पर पहाड़ों के रास्ते आते समय, पहाड़ों के रास्ते जब चुकाफा असम पे आ रहे थे, शायद उसी समय पहाड़ों के रास्ते आते समय प्राचीन असम के सोमारपीठ में, सोमारपीठ एक जगह का नाम है, उधर पर मटक के लोग छोटे छोटे राज्य गठित करते, छोटे छोटे राजाओं या मुखियों से घटित हुआ एक दल, समुदाय, ऐसे राज्य, छोटे छोटे राज्य गठन करके एक मुखिया के अधीन निवास करते थे। मुखिया मतलब राजा या उधर का मुरब्बी या किसी गांव के हेड जिसे कहते हैं, ठीक है, सरदार जिसे कहते हैं, ऐसे मुखियों के अंडर में वो लोग रहते थे। कृषि कार्य उनकी मूल जीविका थी। उन लोगों का मूल जीविका था कृषि कार्य करना। वो लोग खेत किसी करते थे। चावलुंग चुकाफा सुनहरे फसलों के देश असम में प्रवेश कर टिपाम पहाड़ से सटे अंचल में सर्वप्रथम मटक लोगों से मिले। चावलुंग चुकाफा एक व्यक्ति, वो सुनहरे फसलों के देश, सुनहरे फसल, हम लोग असम के चारों तरफ हरियाली नज़र आता है, इसलिए सुनहरा फसल वाला देश असम को कहा गया है, में प्रवेश कर टिपाम पहाड़ जो अरुणाचल प्रदेश के साइड में होगा शायद, हैं, से सटे अंचल, उसके लगे हुए अंचल में सर्वप्रथम मटक लोगों से मिले थे। उस टिपाम पहाड़ के लगे अंचलों में उन्होंने सर्वप्रथम मटक लोगों से वो मिले थे। टिपाम में मिले मटक मुखिया की सहायता से चुकाफा ने नागाओं को परास्त किया था, और टिपाम उस पहाड़ के सामने लगे मटक लोगों के सहायता के दौरान ही उन्होंने नागा लोगों को परास्त किया था, चावलुंग चुकाफा ने। यही मटक मुखिया राजा को उत्पादित प्रचुर बैंगन की आपूर्ति किया करते थे, हैं, और मटक के मुखिया या राजा उत्पादित मतलब खुद से उत्पादित, कोई भी चीज़ खुद से जो वो लोग उत्पादन करते थे, उसमें प्रचुर बैंगन की आपूर्ति किया जाता था। आपूर्ति का मतलब होता है मांग या सप्लाई करना, ठीक है। किसी चीज़ की मांग करने में आपूर्ति बोलते हैं हम लोग, और सप्लाई जब करते हैं तब भी उसको, मतलब किसी चीज़ को देते हैं तब भी उसको हम लोग आपूर्ति बोलते हैं, ठीक है। बैंगन आपूर्ति के कारण ही स्वर्गदेव के साथ आए कांगन बरगुहाई ने मटक मुखिया को लानमाखू नाम दिया था, और इस मतलब बैंगन के आपूर्ति के कारण, बैंगन के सप्लाई करने के कारण स्वर्गदेव उधर उस समय के राजाओं को बोला जाता था कि साथ आए कांगन बरगुहाई, उनका नाम था कांगन बरगुहाई, मटक के मुखिया को
लान माखरू नाम दिया था। लान माखरू एक नाम उन्होंने दिया था कांगन ने मटक के मुखिया को। लान माखरू ताई भाषा का शब्द है। लान माखरू जो शब्द है वो ताई भाषा से लिया गया है। लान अर्थ नाती, लान का मतलब होता है, लान माखरू का पूरा तोड़ के वो मतलब बता रहे हैं। लान का अर्थ होता है नाती और मारखू का अर्थ होता है बैंगन। मतलब वो मटक भाषा में, ताई भाषा में बैंगन को माखरू बोला जाता था, तो बैंगन होता है। अर्थात मटक मुखिया को बैंगन का नाती की आख्या दी गई और मटक मुखिया को क्या बोला गया? बैंगन की नाती। ठीक है। उसके बाद होता है मटक की उत्पत्ति का इतिहास। मटक संप्रदाय जनजाति का उत्पत्ति कैसे हुआ था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। मटक शब्द की उत्पत्ति का इतिहास जानने के लिए फुफाओ शब्द का इतिहास देखना होगा। फुफाओ एक शब्द है, उसका इतिहास हम लोगों को जानना पड़ेगा। फुफाओ ताई की एक प्रमुख शाखा है। फुफाओ ताई की एक प्रमुख, ताई भाषा संप्रदाय लोगों की एक प्रमुख शाखा है, एक ब्रांच है। ये शाखा ताई मंगोलियो फुताई गुट के अंतर्गत आती है। ये शाखा जो है, ये ब्रांच जो है, ये ताई मंगोलियो फुताई गुट उन लोगों का कुछ होगा, उसका अंतर्गत में आता है। फू का अर्थ होता है ताई भाषा में मालिक। फू का अर्थ होता है फुताई या फुफाओ का, फुकाओ का जो फू है उसका अर्थ होता है मालिक। ठीक है, या सम्मानीय व्यक्ति, मालिक या सम्मानीय व्यक्ति को कहा जाता है फू। और खाओ का अर्थ होता है सफ़ेद, और खाओ का मतलब होता है सफ़ेद, इसलिए उनको फुखाओ बोला जाता था। फुताई ताई का एक बड़ा वर्ग है। फुताई जो होता है वो ताई का एक बड़ा क्या बोलते हैं, श्रेणी है, वर्ग है। फुताई लोगों के चीन के लाओ राज्य में रहने की वजह से उन्हें लाओ भी कहा जाता था। फुताई लोग पहले चीन के लाओ नामक एक राज्य में रहता था, इसलिए उनको लाओ भी कहा जाता है। फुताई लोगों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। फुताई लोगों को फिर से 3 भाग में विभक्त किया गया है। यह है फुफाओ, फुखाओ, सफ़ेद पहनी टाई, फुडाम या टाइडम या टाइडंग, लाल पहनी टाई। दक्षिण चीन, थाईलैंड, वियतनाम और असम तक लाओ लोग फैले हुए हैं। वो जो चाइना के लाओ राज्य में रहते थे, वो लोग दक्षिण चीन से लेके थाईलैंड, वियतनाम और असम तक लाओ लोग फैले हुए हैं। इस साइड में भी लाओ लोग है। अहम इतिहास के अनुसार फुखाओ की उत्पत्ति बीज सींचने या फसल सींचने के मूल से हुई है। मतलब असम के इतिहास के अनुसार, असम के इतिहास को अगर पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग को पता चलेगा कि फुखाओ की उत्पत्ति ऐसे हुआ था कि बीज सींचने, वो लोग वाटरिंग का काम करते थे, हैं, फल सींचने, फल जोतते थे, उत्पादन करते थे, और उनके मूल से हुआ था। फसल सींचने वाले मूल के फुखाओ से मटक की उत्पत्ति हुई, और फसल सींचने वाले जो लोग थे, फुखाओ जो लोग थे, उनसे ही मटक की उत्पत्ति हुई। एक विश्वसनीय तथ्य से जाना जाता है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने खुनलुंग खुंगलाई को राज्य स्थापित करने के लिए भेजते समय कृषि पृथ्वी चाउफुरा अलंग का आविर्भाव हुआ था। मतलब एक विश्वसनीय, मतलब विश्वास के योग्य बोला जाता है। एक विश्वसनीय तथ्य से, मतलब विश्वास की बातों से पता चलता है कि स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा जो होते हैं इंद्र, उन्होंने खुनलुंग खुंगलाई को, खुनलुंग खुंगलाई एक बंदा है, एक व्यक्ति है, उनको राज्य स्थापित करने के लिए, अपने राज्य स्थापित करने के लिए भेजते समय कृषि पृथ्वी चाउफुरा आलोंग का आविर्भाव हुआ था। कृषि पृथ्वी मतलब कृषि का पिता जिसे कहा जाता है, चाउफुरा आलोंग का आविर्भाव हुआ था। तब चाउफुरा आलोंग का जन्म हुआ था या वो प्रकट हुए थे। चाउफुरा आलोंग का पूर्व नाम था खेंगनाम लांगपुरी। उनका पूर्व नाम, पहले का नाम था खेंगनाम लांगपुरी, और कृषि पृथ्वी के रूप में केखाओ चाउथा आलोंग नाम पड़ा है। और उसके बाद पृथ्वी के रूप में, कृषि पृथ्वी के रूप में उनका नाम पड़ा है केखाओ चाउथा आलोंग नाम पड़ा है। इस खेन्नाम के वंश का आरंभ अति प्राचीन यूनान और हुनान सभ्यता से हुआ। इस वंश, ये जो केखाओ चाउथा आलोंग का वंश जो है, उनका आरंभ अति प्राचीन यूनान सभ्यता में और हुनान सभ्यता में हुआ था। यूनान या हुनान सभ्यता, ये आज से 2000-3000 सालों पहले की बात है, तब सभ्यता से हुआ है। इस सभ्यता ईसा पूर्व 4000 से लेकर 3000 वर्ष पुरानी है। ये सभ्यता ईसा पूर्व, मतलब ख्रिस्ट धर्म के लोग जो पर्व मानते हैं,
उससे भी पहले यह सभ्यता ईसा पूर्व 4000 से लेकर ईसा मसीह के जन्म से 4000 साल पहले 4000 या 3000 वर्ष पुरानी है। तब से 3000 या 4000 वर्ष की पुरानी बात है। कृषि पितृ पुरुष चावफुरा आंगलों के 7वें वंश में मटक की उत्पत्ति हुई और चावफुरा आलम के 7वें वंश 7वें ट्रेडिशनली 7वें नंबर पे क्या बोलते हैं मटकों का उत्पत्ति हुई। ताई मंगोलियो मूल में मटक लोग आदिकाल में चीन के मुंगफी वर्तमान में संभवतः यूनान प्रदेश में निवास करते थे। वर्तमान में वो लोग यूनान प्रदेश में निवास करते हैं। समय बीतने के साथ साथ मटक लोगों ने कालक्रम में जनसंख्या वृद्धि हो या अन्य कई कारण से कृषि भूमि की खोज कर असम की ओर यात्रा की और उन लोगों ने कृषि भूमि की खोज करते हुए असम की ओर यात्रा शुरू की। उन्होंने चीन के यूनान प्रदेश से थाईलैंड म्यांमार होते हुए प्राचीन असम में प्रवेश किया और उन लोगों ने चीन के यूनान प्रदेश से यात्रा शुरू करते हुए थाईलैंड म्यांमार होते हुए प्राचीन असम में प्रागज्योतिषपुर में प्रवेश किया, क्योंकि असम का पुराना नाम प्रागज्योतिषपुर है। वे तिमाम पहाड़ से सटे अंचल तिमाम पहाड़ के सटे अंचलों के साथ के अंचल में प्राचीन पारंपरिक आदि धर्म का पालन करते हुए ग्रामीण कृषि आधारित एक समाज गठित कर 13वीं शताब्दी तक रहे। वो लोग उधर में ग्रामीण कृषि आधारित ग्राम अंचल में जैसे कृषि खेत किया जाता है ऐसे आधारित समाज एक बनाया उन लोगों ने और उधर में वो 13वीं शताब्दी तक उधर में रहे। इन्हीं मटकों से चुकाफा तिमाम में मिले थे और फुफाओ परिवार के रूप में पहचान पाए थे और इन मटक लोगों से ही चुकाफा तिपाम मिले थे, इनसे ही वो मिले थे और फुफाओ परिवार के रूप में पहचान पाए थे और फुफाओ परिवार के रूप में उनको पहचान मिला। मटक लोगों का परंपरागत धर्म, उनका परंपरागत धर्म क्या होता है? ताई मंगोलियो जनगोष्ठी के रूप में ताओ मटक लोगों का परंपरागत धर्म है। ताओ है मटक लोगों का परंपरागत धर्म, इसको अंडरलाइन करके रखना। वे प्रकृति जगत के गाटियाल देवता की पूजा करते हो। प्रकृति जगत के गाटियाल देवता मतलब प्रकृति के जो देवता होते हैं उनके पूजा करते थे। जीव जंतुओं के स्वामी विभिन्न देवता, जीव जंतु के जो स्वामी होते हैं, जीव जंतु के जो परमपिता होते हैं उनको वो पूजा करते थे। पूर्वज मितुक देवता, जगत मातृ, माँ लक्ष्मी आदि विभिन्न देव देवियों का आस्था रखते थे। वो लोग सभी देव देवियों का पूजा करते थे। इनमें से कालांतर में 17वीं शताब्दी में मटकों ने काल संहिता के प्रवर्तक गोपाल देव के शिष्य अनिरुद्ध देव के प्रचारित मायामारा वैष्णव धर्म ग्रहण किया और उसके बाद कालांतर में समय बीतते हुए उन लोगों ने वैष्णव धर्म को अपनाया, जो जिसका प्रचारक शंकरदेव जी थे उनके धर्म को। मायामारा हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है, एक अंश है। मायामारा धर्म ग्रहण करने के बावजूद उन्होंने मिश्रित रूप में अपनी परंपरागत धार्मिक आस्था को जीवित रखा है, ठीक है। और मायामारा धर्म को मतलब हिंदू धर्म के अंश को ग्रहण करने के बाद भी उन लोगों ने मिश्रित रूप में अपनी जो परंपरा, जो उन लोगों ने ट्रेडिशनल परंपरा जो लेके आए थे वो परंपरा भी धार्मिक आस्था में जीवित रखते थे, उनको भी वो लोग मानते थे। मटकों के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन दर्शन के बारे में नीचे उल्लेख किया गया है और मटक के जो कुछ विशिष्ट व्यक्ति थे जिनको माना जाता है उनके नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला है मटक राजा सर्वानंद सिंह। सर्वानंद सिंह के पिता का नाम मरुतनंदन और माता का नाम पातय था। अंडरलाइन करना। माता पिता की एकमात्र संतान सर्वानंदन के सिर से बाल्यकाल में ही माता का साया उठ गया। माता पिता का एकमात्र संतान ही थे सर्वानंद, हाँ, और उनके बचपन में ही उनके माता का छाया उनसे छूट गया, माता का स्वर्गवास हो गया। अति साधारण कमाने खाने वाले मरुतनंदन मटक के बुरुक सूतिया शाखा से थे। वो मटक के एक शाखा होता है, एक ब्रांच होता है बुरुक, उसके शाखाओं में से वो है। पिता ने सर्वानंद को मेजेरा नाम दिया था। पिता ने सर्वानंद को मेजेरा नाम दिया था। ये मटक भाषा में नाम की कोई एक नाम होगा, वो दिया था मेजेरा। मातृहीन मेजेरा को हर समय मरुतनंदन को साथ लेकर घूमना पड़ता था और माँ नहीं था, इसके कारण ही मरुतनंदन को सर्वानंद जी के पिता को अपने साथ ही सर्वानंद को लेके घूमना पड़ता था।
और बड़े यत्न से पाल पोस कर बड़ा किया, और बड़े कठिनाई से उन्होंने बड़े यत्न के साथ उन्होंने पाल पोस कर सर्वानंद को बड़ा किया। मरुतनंदन को एक बार मेजेरा को पीठ से बांधे तालाब खोदते देख राजा ने उन्हें काम से हटा दिया था। और मरुतनंदन को राजा के काम करते समय जब देखा उन्होंने कि उन्होंने मजेरा मतलब सर्वानंद जी को पीठ से बांधकर, किसी कपड़े से पीठ में बांधकर अपने तालाब को खोद रहे थे, वो तालाब खोद रहे थे, तब उन्होंने राजा ने ये देख के राजा ने उनको काम से निकाल दिया था। पिता के लालन पालन में मेजेरा धीरे धीरे युवा हो गए, और पिता के लालन पालन से ही मेजेरा धीरे धीरे बड़े हो गए। मेजेरा बहुत ही धर्मपरायण व्यक्ति था, वो बहुत ही धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। उन्होंने मायामारा धर्मगुरु अष्टभुज गोसाई की शरण ली थी। मायामारा धर्मगुरु मतलब वैष्णव धर्म के जो ट्रेडिशन है उनके गुरु अष्टभुज गोसाई की शरण ली। शरण लेते समय गोसाई धरा शरणार्थी को एक एक नाम देने की मायामारा वैष्णव धर्म की परंपरा है। मायामारा वैष्णव धर्म की परंपरा है कि जो भी हमारे धर्म में शिष्य बनेगा उसका एक नया नाम रखा जाएगा। इसी परंपरा के तहत अष्टभुज गोसाई ने मेजेरा को सर्वानंद नाम दिया, और इसी परंपरा के तहत ही मेजेरा को जो सर्वानंद को जो अपने पापा ने नाम दिया था मेजेरा, उस नाम को परिवर्तित करके उनको नाम पड़ा सर्वानंद। मोबा मरिया विद्रोह के प्रमुख मटक नेताओं पर राज परिवार का अत्याचार होता था। मोबा मरिया जो एक युद्ध हुआ था बहुत पहले, उसमें राज परिवार का अत्याचार तब मटक लोगों के ऊपर ज़्यादा हुआ था। विद्रोह नेता नहीं मिलने पर आम जनता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाता था। जो विद्रोह करते थे उनको जब नहीं मिलते थे तो आम लोगों को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाता था। इस समय सर्वानंद ने मोबा मरिया विद्रोह का नेतृत्व किया। उसी समय मोबा मरिया विद्रोह का नेतृत्व लीडरशिप सर्वानंद जी ने किया। सर्वानंद में प्रचुर सांगठनिक दक्षता थी। उसमें सांगठनिक दक्षता मतलब उसकी बातों में इतनी तेज थी कि वो लोगों को प्रभावित कर सकता था, और मतलब लीडरशिप करने का क्वालिटी उसमें बहुत ज़्यादा था। कारागार के अंदर बाहर सभी मटक लोगों का सर्वानंद ने मनोबल बढ़ाया, और कारागार के अंदर और बाहर जो लोग थे सभी लोगों का उसने मनोबल बढ़ाया, उनको ताकत दिया। सर्वानंद ने बेमरा में राज्यों की स्थापना कर स्वयं को उसका राजा घोषित किया, और बेमरा नामक एक जगह में उन्होंने अपनी एक राज्य की स्थापना की, और उधर का राजा वो खुद को ही डिक्लेयर कर दिए। सर्वानंद सिंह ने राजा बनते ही सर्वप्रथम तिनसुकिया से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर की ओर रंगागर में ईस्वी सदी 1788 में राजधानी बनवाई, और तिनसुकिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की रंगागर एक जगह का नाम है, उधर में उन्होंने 1788 में अपनी राजधानी बनवाई। ईस्वी सदी 1791 में बेमरा अर्थात मौजूदा तिनसुकिया में राजधानी स्थानांतरित की, और 1791 में उन्होंने बेमरा अर्थात बेमरा में जो उन्होंने रंगागर में अपनी राजधानी बनाई थी उसको बेमरा अर्थात मौजूदा तिनसुकिया में ही उन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दी। अभी का तिनसुकिया को ही बेमरा बोला जाता था, जहाँ पे उन्होंने अपने राज्य बनाया था। ठीक है, राजा बनकर सर्वानंद ने ताई परंपरा के अनुसार स्वर्गदेव की उपाधि ग्रहण की, और ताई परंपरा के अनुसार जो राजा बनता है उसको स्वर्गदेव कहा जाता है, मतलब स्वर्ग का देवता। अपने नाम पर सोने और चांदी का मुद्रा गड़वाए, और अपने नाम पर ही उन्होंने सोने और चांदी में अपना नाम लिखवाकर तब का मुद्रा बनाए थे, मतलब पैसा। तब के पैसों में राजाओं का मोहर या उनका फोटो या उनका सिग्नेचर होता था, तो उन्होंने भी अपने नाम पर अपने नाम देकर उन्होंने अपनी सोने और चांदी का पैसा बनवाया था। इन्हीं मुद्राओं में 1 रुपया, आधा रुपया, आधा महीना अर्थात 1 रुपया का 8वां भाग शामिल है। इन्हीं रुपया में 1 रुपया उन्होंने बनाया है, आधा रुपया मतलब 98 भी बनाया है उन्होंने, और आधा महीना अर्थात 1 रुपया का 8वां भाग, मतलब 1 रुपये से 8 भाग करने से जितना पैसा होता है वो पैसे का मुद्रा भी उन्होंने बनाया था। मटक राज्य की उन्नति के लिए सर्वानंद सिंह ने विभिन्न जनकल्याणकारी काम काज आरंभ किए, और मटक राज्य की उन्नति के लिए उन्होंने बहुत सारे जनकल्याणमूलक मतलब जिससे जनगण का सहायता होता है ऐसे काम करना शुरू कर दिया। गली सड़क निर्माण और यातायात व्यवस्था विकसित की, गली सड़क का निर्माण किया, यातायात व्यवस्था को अच्छा किया। रंगागर अली, गोधा अली, राजगर अली, हाथी अली,
आदि मोर बनवाए, उधर के जो टर्निंग है, उधर के जो मोर होते हैं वो सब उन्होंने बनाया। प्रजा की सुविधा के लिए राजधानी के बाहर अंदर कुल 24 पोखर खुदवाए और 24 पॉन्ड उन्होंने खुदवाए राज्य के बाहर। इनमें बेमरा पोखरी, तिनिकोनिया पोखरी, देवी पोखरी, शेलुकिया पोखरी, बर पोखरी, चौल धोबा पोखरी, गोधा पोखरी आदि मुख्य है। ये सब पोखरी मतलब पॉइंट मुख्य है। सर्वानंद की खुदवाई तिनकोनिया पोखरी के नाम के अनुसार परवर्ती समय में बेमरा नगर का तिनसुकिया नाम पड़ा और उसी तिनकोनिया पोखरी के ऊपर ही तिनसुकिया नाम पड़ा है। सर्वानंद सिंह के शासनकाल में प्रजा शांति से रहती थी। सर्वानंद सिंह के शासनकाल में प्रजा शांति से रहते थे। राज्य खाद्य फसलों से भरपूर था। उनका राज्य खाद्य फसलों से भरपूर था, चारों तरफ खुशहाली था। प्रयोजनीय अस्त्र शस्त्र का निर्माण राज्यों में भी होता था। जो अस्त्र शस्त्र तब के ज़माने में चाहिए होता था वो सभी चीज़ उनके राज्यों में ही बनाया जाता था। सर्वानंद सिंह बड़े दूरदर्शी और प्रखर बुद्धि वाले राजा थे। वो बड़े दूरदर्शी, दूर की चीज़ वो देख सकते थे, सोच सकते थे और प्रखर बुद्धि, उनके बुद्धि बहुत प्रचंड था, चालाक थे वो। सर्वानंद सिंह प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। वो उनको प्रजा भी बहुत अच्छा मानते थे, प्रजा उनको प्यार करते थे। प्रजा हितैषी ही राजा बीमार होकर कुछ वर्ष तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद, वो बीमार होकर कुछ वर्षों तक पड़े रहने के बाद 1805 में इनकी मृत्यु हो गई। सर्वानंद की मृत्यु के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र मातिवर बर सेनापति मटक राज्य के राजा बने। मातिवर बर सेनापति उनकी मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़े बेटे उनके उस तिनसुकिया के राजा बने। फिर शिक्षाविद पवन न्योग 18 अक्टूबर 1933 को बरगुरी तिनसुकिया में पवन न्योग का जन्म हुआ। अंडरलाइन करना। पिता का नाम असंबर न्योग और माता का नाम गोपाली न्योग। माता की मृत्यु के पश्चात मौसी मुहिला न्योग ने 5 वर्ष तक लालन पालन किया। माता की मृत्यु के बाद ही मौसी ने, उनकी माँ की बहन ने उनकी लालन पालन किया। 5 वर्ष के होते ही पवन न्योग की शिक्षा तिनसुकिया आदर्श विद्यालय से आरंभ हुई और 5 वर्ष के बाद उनकी शिक्षा तिनसुकिया आदर्श विद्यालय से आरंभ हुई। यहाँ तक की शिक्षा पूरी कर सोनाईराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नामांकन कराया और यहाँ की पढ़ाई खत्म होने के बाद, स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद कॉलेज में उन्होंने उच्चतर विद्यालय में अपना नामांकन करवाया। इस विद्यालय ने सन 1953 में इन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण किया और उसी विद्यालय में उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा पास किया। खेल कूद में रुचि रखने वाले पवन न्योग ने विशेषकर फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी के रूप में विद्यालय में अच्छी ख्याति अर्जन की और फुटबॉल और वॉलीबॉल खेल में उनकी बहुत सुनाम अर्जन किया उन्होंने विद्यालय में ही। संगीत उन्हें प्रिय था और इसका अभ्यास भी करते थे और संगीत भी वो उनको अच्छा लगता था और उनका प्रैक्टिस भी वो करते थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के कारण पवन न्योग विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रिय छात्र बन गए थे और अपने बहुमुखी प्रतिभा, चारों तरफ की प्रतिभा उनमें थी, अच्छे क्वालिटी उनमें थी, इसलिए शिक्षक शिक्षिका भी उनको बहुत पसंद करते थे। प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने जोरहाट के जेबी कॉलेज में कला संकाय में नामांकन कराया और जेबी कॉलेज में प्रवेशिका परीक्षा HSLC ये सब पास करने के बाद वो जेबी कॉलेज में जाकर कला विभाग में संकाय में नामांकन किया, मतलब आर्ट्स डिपार्टमेंट उनमें उनका नामांकन करवाया गया। पढ़ाई लिखाई के साथ शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में भी नाम कमाया और शरीर चर्चा में भी उन्होंने अपनी नाम कमाया। मस्कल कंट्रोल विभाग में उनके प्रदर्शन को देखते हुए 1955 में उन्हें मिस्टर जेबी की उपाधि से सम्मानित किया गया और मस्कल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भाग लेने के उनके प्रदर्शन को देखने के बाद उनको 1955 में मिस्टर जेबी की उपाधि प्राप्त हुआ। एनसीसी में भर्ती होकर उन्होंने एक अच्छे नेता होने का भी परिचय दिया और एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसमें देश के हर एक चीज़ सैनिक जैसे ट्रेनिंग लेते हैं ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें अच्छे नेता होने का उन्होंने परिचय दिया। उन्हें उधर में समय नियमनिवर्तिता, पंक्चुअलिटी, ये सब की ज़रूरत होता है, अनुशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हर एक चीज़ उन्होंने भरपूर था और उन्हें अच्छी नेता बनने का भी परिचय दिया।
सन 1956 में उन्होंने द्वितीय श्रेणी में आईए उत्तीर्ण की और एचएस पास किया उन्होंने द्वितीय श्रेणी में, सेकंड डिवीजन में उन्होंने आईए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्नातक की पढ़ाई उन्होंने गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में प्रारंभ की और डिग्री की पढ़ाई उन्होंने गुवाहाटी कॉटन कॉलेज में आरंभ किया। कॉलेज में रहते अंत महाविद्यालय प्रतियोगिता में शरीर श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा का उन्हें फिजिक्स चुना गया। मिस्टर कॉटनियन की उपाधि प्रदान की। कॉटन कॉलेज में पढ़ते समय ही उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में पार्ट लिया और उनसे ही प्रभावित उनको होकर उन्हें फिजिक्स चुना गया। अच्छा एक बॉडी बिल्डर उनको चुना गया और उनको उनका नाम पड़ा मिस्टर कॉटनियन, मतलब कॉटन कॉलेज में पढ़ते जो लोग उनको मिस्टर कॉटनियन बोला गया, उपाधि दी गई। उसी वर्ष अर्थात 1957 में जिम्नासियन प्रतियोगिता में उन्होंने मिस्टर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी उपाधि से सम्मानित किया गया और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी उपाधि उनको मिला। फिर 1958 में पिता के अस्वस्थ होने के कारण वे स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, मतलब डिग्री वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उनके पिताजी के शरीर खराब होने के कारण। सन 1959 में सोनाईराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अस्थायी शिक्षक की नौकरी की। सोनाईराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अस्थायी शिक्षक मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की तरह काम की। सन 1960 में उन्हें पुनः स्नातक की परीक्षा दी और डिग्री ली और 1960 में उन्होंने दोबारा स्नातक की परीक्षा दी और डिग्री पास किया। अर्थ उपार्जन के उद्देश्य से सन 1962 में डीएसपी बने और पैसा कमाने के उद्देश्य से वो 1962 में डीएसपी बने। बावजूद वे अध्ययन के पेशों को नहीं छोड़ सके और उसके बाद भी डीएसपी बनने के बाद भी वो अध्यापन मतलब पढ़ाना जारी रखे थे। वे असीम मनोबल और साहस के अधिकारी थे। बच्चे से वे बड़ा स्नेह करते थे, उनका मनोबल बहुत अच्छा था और साहस भरपूर था उनमें। बच्चों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सही परामर्श देकर वे अंचल के संकटापन्न लोगों की सहायता करते थे। अच्छी चीज़ों का परामर्श देकर वो अंचल में उनके एरिया में जो भी व्यक्ति परेशानी से घिरा हुआ था उनको सही रास्ता दिखाते थे, उनकी सहायता भी करते थे। 30 दिसंबर 1952 में वे नौकरी से सेवानिवृत्त हुए, उनको रिटायरमेंट मिला 1952 में। तब उनका शरीर कुछ दुर्बल हो चुका था, उनका शरीर बहुत खराब हो गया था, इसलिए पूर्व की तुलना में आंशिक मतलब थोड़े रूप से कार्य करते रहे। सन 2001 में बरगुरी में आर्ट स्कूल की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। बरगुरी जो आर्ट स्कूल है उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस अंचल में एक मॉन्टेसरी नमूने के स्कूल खोलने का भी सपना देखा था। उन्होंने एक मॉन्टेसरी स्कूल खोलने का सपना देखा था उस एरिया में। इसके लिए उन्होंने शिक्षाविदों के साथ विचार विमर्श भी किया था, किंतु उनका सपना अधूरा ही रह गया। 11 अगस्त 2002 को उन्होंने अंतिम सांस ली। 11 अगस्त 2002 को उनका देहावसान हो गया। राजकुमार लंकेश्वर गुहाई और एक महापुरुष के नाम मटक लोगों का। राजकुमार लंकेश्वर गुहाई तत्कालीन बेम्बरा राज्य 1788 के संस्थापक राजा स्वर्गदेव सर्वानंद सिंह के सुयोग्य सुपुत्र थे और सर्वानंद सिंह के सुयोग्य सुपुत्र थे, जिनके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। सर्वानंद सिंह के 3 पुत्र थे। राजा सर्वानंद सिंह के 3 पुत्र थे, माटीवर, कलिवर और कमलेश्वर। इन तीनों का नाम है माटीवर, कलिवर और कमलेश्वर। माटीवर के भोगवर, भगीरथ, दुखीरथ, सुख आदि 10 पुत्र हुए और माटीवर के 10 पुत्र जन्म हुए। उनके कुछ उनमें से 4 का नाम इधर में दिया हुआ है। भोगवर, भगीरथ, दुखीरथ, सुख आदि 10 पुत्र हुए। भगीरथ के तृतीय पुत्र विश्वर के कनिष्ठ तथा भगीरथ के तृतीय पुत्र भगीरथ। सर्वानंद के प्रथम पुत्र का नाम है माटीवर। माटीवर के तृतीय पुत्र का नाम है भगीरथ। भागीरथ के तृतीय पुत्र विश्वर। भागीरथ के तृतीय पुत्र का नाम था विश्वर। के कनिष्ठ तथा छोटे पुत्र, उनके कनिष्ठ मतलब छोटे पुत्र थे राजकुमार लंकेश्वर गुहाई। इतना लंबा परिचय है। उनके छोटे पुत्र है राजकुमार लंकेश्वर गुहाई। लंकेश्वर गुहाई के 1/5/1954 को तत्कालीन लखीमपुर जिला उपायुक्त को ऐतिहासिक बेम्बरा राज्यों के उद्धार के लिए दी गई याचिका मतलब आवेदन पत्र के शपथनामा में तिनसुकिया में सन
1887 में जन्म होने का उल्लेख है। 1887 में उनका जन्म हुआ ऐसा लिखा हुआ है। स्वर्गदेव सर्बानंद सिंह की मृत्यु के पश्चात राज परिवार के साथ बेमरा राज्य के अन्य पदाधिकारी राज्य के विभिन्न स्थानों में जा बसे। ठीक है, स्वर्गदेव सर्बानंद सिंह की मृत्यु के पश्चात, उनकी मृत्यु के बाद राज परिवार के साथ बेमरा राज्य के अन्य पदाधिकारी, राज परिवार के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, अन्य पदाधिकारी, अन्य लोग जो थे जिस पद में वो काम करते थे, राज्य विभिन्न स्थानों में जा बसे। वो लोग राज्य के विभिन्न स्थानों में जाकर बस गए। राजकुमार लंकेश्वर गोहाई ने 10-12 वर्ष की उम्र में परिवार के साथ चाबुआ चले आए और राजकुमार लंकेश्वर गोहाई 10-12 वर्ष में चाबुआ नामक एक जगह पे वो लोग परिवार के साथ चले आए। राज परिवार के बसने के कारण परवर्ती समय में इस अंचल का नाम रजाबारी पड़ा और राज परिवार इधर में रहने के कारण ही इस अंचल का नाम राजबारी या रजाबारी पड़ा। उस समय चूंकि जीवन खेती बाड़ी निर्भर था, उस समय चूंकि जीवन खेती बाड़ी पर उस समय उन लोगों का जीवन खेती बाड़ी के ऊपर ही निर्भर था, इसलिए राजकुमार के परिवार के कई सदस्य कृषि भूमि की खोज में वर्तमान के तिनसुकिया जिले के डिराक जा पहुँचे और इसलिए राजकुमार के परिवार के कई सदस्य, बहुत सारे सदस्य कृषि भूमि की खोज में, मतलब जहाँ पे अच्छी किसी खेती किया जा सकता है, ऐसे कृषि भूमि की खोज में वो लोग वर्तमान तिनसुकिया के, वर्तमान जो तिनसुकिया जगह है उनके जिले डिराक जा पहुँचे। तब का उनका जिला था डिराक, उधर में जा पहुँचे। ये परिवार सोरू डिराक में स्थायी रूप से बस गए और सोरू डिराक नामक जगह में ये लोग स्थायी निवासी बन गए उधर का। राजकुमार लंकेश्वर गोहाई की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, मतलब फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो नहीं हुई, बावजूद वे साहसी, उच्चाकांक्षी और चिंतनशील स्वभाव के धनी थे। वो बहुत ज़्यादा साहसी लगते थे। उच्चाकांक्षी मतलब जो ऊंचा सोच रखता है, ऊंची चीज़ों को पाने की ख्वाहिश रखता है। चिंतनशील, बहुत ज़्यादा चिंता शक्ति था उनमें। स्वभाव के धनी थे, उनमें बहुत भरपूर था ये सब चीज़। उनमें समाज का नेतृत्व करने का गुण था, वो उनमें समाज के बड़े लीडर बनने का क्वालिटी था। राजा के उपयुक्त प्रतिनिधि के रूप में देश स्वाधीन होने के पूर्व से ही बेमरा राज्य के पुनरुद्धार और अलग राज्यों की मान्यता बहाल रखने के लिए वे सरकार के समक्ष जोरदार मांग उठाते रहे। राजा के उपयुक्त प्रतिनिधि के रूप में, राजा के सर्बानंद सिंह के उपयुक्त प्रतिनिधि मतलब उनके वंशधर होने के नाते से उन्होंने देश स्वाधीन होने से पूर्व, हमारे देश को स्वाधीनता मिलने से पूर्व से ही, स्वाधीनता मिलने से पूर्व से ही वो बेमरा राज्यों के पुनरुद्धार, मतलब बेमरा राज्यों को फिर से राज्य शासनकाल डिक्लेयर देने के लिए, अलग राज्य की मान्यता बहाल रखने के लिए और अलग राज्य, मतलब बेमरा राज्य का अलग एक राज्य है ऐसा मान्यता देने के लिए वे सरकार के समक्ष जोरदार मांग उठाते रहे और सरकार के समक्ष वो जोरदार मांग उठाते रहे। उन्होंने स्थानीय जनगोष्ठी के भूमि अधिकार, संपत्ति अधिकार, राजनीतिक अधिकार सुरक्षित रखने के लिए बेमरा राज्य को अलग राज्य की मान्यता देने की मांग उठाई थी और उन्होंने उस जगह के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय जनगोष्ठी थे, मतलब मोटक भूमि अधिकारी, संपत्ति अधिकारी, मतलब भूमि अधिकार जो करते थे ऐसे लोग, संपत्ति अधिकार करके रखने वाले ऐसे लोग, राजनीतिक अधिकार को सुरक्षित, उधर के जो सिस्टम है उसको सुरक्षित रखने, इन शॉर्ट में उनके सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बेमरा राज्य को एक अलग राज्य डिक्लेयर देने के लिए मांग उठाई थी। वर्तमान के अरुणाचल प्रदेश के महादेवपुर में लकड़ी के एक मिल लगाकर वे लकड़ी की आपूर्ति करते थे और वर्तमान के अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने उधर में महादेवपुर नामक जगह पर एक लकड़ी का मिल बनाया और उधर में लकड़ी की आपूर्ति करते थे, सप्लाई करते थे। लकड़ी के साथ ही सोना और हाथी के व्यवसाय में भी ख्याति अर्जित की और उन्होंने लकड़ी ही नहीं, सिर्फ लकड़ी के सप्लाई नहीं करते थे, उसके साथ सोना और गोल्ड और हाथी का भी व्यवसाय वो ख्याति अर्जन की, उन्होंने नाम अर्जन किया। इसमें से राजवंश के प्रतिनिधि के रूप में अंग्रेज अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध थे और राजवंश के प्रतिनिधि थे, राजवंश के उत्तराधिकारी थे, इस कारण उनको अंग्रेज सेना के तरफ से भी, अंग्रेजियों के तरफ से भी अच्छे संबंध थे, अंग्रेजों के साथ भी उनका अच्छा लेन देन था। हाथी पकड़ने और प्रशिक्षण देने में वे निपुण थे, हाथी पकड़ना और प्रशिक्षण देने में, उनको ट्रेनिंग देने में भी वो अच्छे थे।
उन्होंने ब्रह्मदेश के राजा के साथ दोस्ती कर हाथी पकड़ा था। उन्होंने ब्रह्मदेश का राजा जो है उनके साथ हाथी पकड़ा था। मणिपुर के राजा को मित्रता की निशानी के स्वरूप 2 हाथी उपहार में दे दिए थे और मणिपुर के राजा के साथ मित्रता निभाने के कारण उनको 2 हाथी दे दिए थे। उनका सिक्किम से भी अच्छा संबंध था, सिक्किम राज्य से भी उनका अच्छा संबंध है। राजकुमार को बर्मीज, मणिपुरी, सिंगफो, खामती, मिसिंग, देवरी, नक्टे समेत कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था, फिर भी बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान उनमें था, जिन भाषाओं का नाम इधर में दिया गया है। बर्मीज, मणिपुरी, सिंगफो, खामती, मिसिंग, देवरी, नक्टे समेत कई भाषाओं का ज्ञान था उनमें। व्यवसाय के सिलसिले में वे अनेक स्थानों का भ्रमण करते थे और बिजनेस के कारण वो वैराइटीज जगह पे घूमते थे, किंतु अपने मूल लक्ष्य से कभी भटके नहीं और अपना जो मूल लक्ष्य था उनसे कभी भटके नहीं। उन्होंने इस बृहत अंचल की विभिन्न जाति जनगोष्ठी की जनता और मुखिया तथा राजाओं के साथ अति मधुर संबंध बनाए रखे और हमने जो मेन जनजाति और जनगोष्ठी था उनके साथ उन्होंने अच्छा संपर्क बनाए रखा। उनके जनता के साथ, उनके मुखियाओं के साथ, राजाओं के साथ, हर एक लोगों के साथ वो मधुर संबंध बनाए रखते थे। इसलिए उन्होंने राजकुमार के संग्राम में सहयोग किया था। इसलिए उन्होंने राजकुमार, मटक रोगों के राजकुमार के संग्राम में भी सहयोग किया था, ऐसे ही कुछ होगा शायद। इनमें वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के टंकेश्वर देवरी, खामती राजकुमार, चोखामुन गोहाई, बिसा राज्यों के सिंगफो राजकुमार, जखंग और गांव प्रधान पिन लंगलंग देव उनके संग्रामी कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहते और आर्थिक सहायता भी करते। ये सभी राजाएं उनके तब के किसी एक लड़ाई में उनको आर्थिक सहायता भी करते और व्यक्तिगत सहायता भी, लोगों की अगर ज़रूरत होता है, सेना सैन्य का ज़रूरत होता है तो उनकी भी ज़रूरत करते थे। उन्होंने स्वयं को अपने राज्यों के साथ ही अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय आदि अंचलों के समाज सेवियों के साथ जन कल्याणकारी तथा विकास के कार्यों में लगाए रखा। उन्होंने अपने को मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय आदि अंचलों के समाज सेवाओं, जो लोग समाज के सेवा करते हैं, इनके साथ कल्याणकारी तथा विकास कार्यों में लगाए रखा। खुद को भी वो कल्याणकारी और विकास कार्यों में जड़ित रखते थे, इन्वॉल्व रखते थे। जीवन के अंतिम दिनों में रोगग्रस्त होकर राजकुमार लंकेश्वर गोहान ने बिस्तर पकड़ लिया। किसी रोग के कारण वो बिस्तर पकड़ लिया, उन्होंने बिस्तर पर लेट गए बीमार होकर। और 7 मार्च 1973 को सोरोडिराक के अपने आवास पर, सोरोडिराक में जहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया था, कृषि भूमि ढूंढते ढूंढते वो आए थे, उधर में अपना आवास बनाया था और उधर में अपनी अंतिम सांस ली। उस दिन जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश की घोषणा की थी। उस दिन पूरे जिला को स्थानीय अवकाश मतलब स्थानीय छुट्टी का घोषणा किया था जिला प्रशासन ने। ये था आपका पाठ। किसी भी जगह पे कोई भी परेशानी होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।